हेलो प्यारे बच्चों, हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर मनी एंड क्रेडिट और उसको कंप्लीट कर चुके थे अपन। क्लास 10th की बात कर रहे हैं। आज जो हम करने जा रहे हैं वो है उसके कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। 30 क्वेश्चंस होंगे, उसकी प्रैक्टिस करेंगे और जज करने की कोशिश करेंगे वो चैप्टर आपको आया कि नहीं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है कि जो क्रेडिट है वो जनरली दिया जाता है। क्रेडिट इज जनरली गिवन एट अ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट बाय। ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कौन चार्ज करता है आपसे अगर आप क्रेडिट की बात करते हैं, उधार की बात करते हैं तो? क्या ये कोऑपरेटिव्स होती हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है, मनी लेंडर्स होते हैं, बैंक होते हैं? इनमें से सबसे कॉमन सी चीज है कि ऑप्शन ए, बी एंड डी जो है ये फॉर्मल सोर्स हैं और ऑप्शन सी जो है ये इनफॉर्मल सोर्स है। ठीक है, तो ऐसे में ऑब्वियसली तुम्हें पता है बचपन से ही कि भैया जो फॉर्मल सोर्स होता है वो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो हमारा आंसर जो सही होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन आ जाते हैं तो वो है द बेनिफिट ऑफ डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक इज दैट, कि अगर आप बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा? ऑप्शन ए, इट मेक्स इजी टू गेट लोन, आपको लोन लेने में आसानी होती है। इट अर्न्स इंटरेस्ट, पैसा आप इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तीसरा, आप स्टेटस कमा सकते हैं, या कंट्री की नेशनल इनकम में आप अपना जो पार्टिसिपेशन है वो दे सकते हैं और वो बढ़ाते हैं। तो अगर आप बैंक में पैसा जमा कराएंगे तो आपको क्या फायदा होगा? ऑफ कोर्स जब बैंक में आप पैसा जमा करा रहे हैं तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा और वो आपकी एडिशनल इनकम होगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोई भी ऐसी असेट जिसको बोरोवर लोन लेते टाइम बैंक के पास एज ए गारंटी रखता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कोलेटरल कहते हैं, क्या उसे डेबिट कार्ड कहते हैं, क्रेडिट कार्ड कहते हैं, डिपॉजिट्स कहते हैं? इसका आंसर तुम्हें पता होगा। कोलेटरल, गिरवी रखना किसी चीज को, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इस पे ज्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है कि व्हाई इज मनी कॉल्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज? मनी को मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों कहा जाता है? ऑप्शन ए, सिंस मनी कैन क्रिएट लोन, since money can add to the value of the commodities, since money is portable, and since money acts as an intermediate in the process of exchange. के मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्यों? क्योंकि जो भी आपको चीजें चाहिए उनके बीच में जो पैसा होता है वो इंटरमीडिएटर का काम करता है। मतलब आप इसके लिए भी वही चीज दे सकते हो और इसके लिए भी वही चीज। तो मनी इसीलिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि अगर आपको मतलब एक्स चाहिए और आपको अगर वाई चाहिए तो इन दोनों के लिए आपको कोई कॉमन चीज देनी होगी। तो देखो, लोन क्रिएट नहीं करता, वैल्यू क्रिएट नहीं करता, पोर्टेबल है, चलो मान लिया, लेकिन इससे रिलेट नहीं है। ऑप्शन डी वुड बी द राइट वन। यहां तक क्लियर? आ जाइए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका बेटा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर कितने लोग होते हैं? क्या 10 से 15 होते हैं, 15 से 20 होते हैं, 20 से 25 होते हैं, 25 से 30 होते हैं? तो राइट आंसर आपके लिए होगा 15 से 20। इस चीज को तुम ऑलरेडी जानते हो क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने यही देखा था कि कितने लोग होते हैं, तो तुमने कहा था कि 15 से 20 होते हैं। ये सर हमें पता है। चलिए ठीक है, ये तो पता ही है तुम्हें। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि आरबीआई का अगर अपन फंक्शन देखें, आरबीआई के बेसिक फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो वो कौन से हैं? आरबीआई क्या करता है? क्या आरबीआई सुपरवाइज करता है द फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन? आरबीआई क्या सुपरवाइज करता है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन? क्या ये टू इशू करेंसी नोट्स ओनली और प्रोवाइड लोन्स टू पुअर? देखो, पहले इसके अंदर गलत ऑप्शंस को अपन क्या करते हैं, हटाते हैं। पहली चीज तो इनफॉर्मल सोर्स ऑफ लोन आप जज ही नहीं कर सकते, सुपरवाइज ही नहीं कर सकते। ऑप्शन, गरीब लोगों को लोन भी नहीं देता। आरबीआई कभी भी कॉमन पीपल के लिए काम नहीं करता, ठीक है, ये भी याद रखें आप। इसने ये ऑप्शन जो है करेंसी तो प्रिंट कर रहा है, लेकिन देखो इसने ओनली लगा दिया। अब ओनली लगाने से क्या हो गया? क्वेश्चन खराब हो गया कि ये केवल करेंसी ही इशू करता है और कुछ नहीं करता। तो ये ऑप्शन भी हमारे लिए गलत हो गया। एक ही बचा है कि जो भी फॉर्मल सोर्स हैं लाइक कोऑपरेटिव्स हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं रजिस्टर्ड, या फिर बैंक्स हैं, तो उन सभी को ही क्या करता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप हटा दीजिएगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप को नहीं करता, कोऑपरेटिव्स को एंड बैंक्स को ये सुपरवाइज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपसे पूछा है कि क्रेडिट का अगर आप डेफिनेशन देना चाहें, मीनिंग देना चाहें तो क्या देंगे? चारों ऑप्शन पढ़ते हैं कि एग्रीमेंट इन विच द लेंडर, मनी लेंडर, गुड्स और सर्विसेज के बदले में
फ्यूचर में पेमेंट करने का प्रॉमिस करता है, बिल्कुल सही बात है। एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर लेंडर मनी देता है बिना किसी प्रॉमिस के, और फ्यूचर नहीं, विदाउट तो होगा ही नहीं। फिर है ऑप्शन नंबर सी कि एग्रीमेंट होता है एक तरीके का जिसमें जो मनी लेंडर होता है मनी देता है गरीब लोगों को जो भी उधार लेने आने हैं उनके लिए, नहीं ये भी नहीं है। तो ये एग्रीमेंट है एक तरीके से अपने रिलेटिव्स के लिए केवल, ये भी गलत है। तो सबसे सही आंसर जो सटीक आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए में, कि एक तरीके का एग्रीमेंट है जिसके अंदर जो पैसा देने वाला है या जो कुछ भी देने वाला है, ये पैसा भी हो सकता है, ये गुड्स भी हो सकते हैं, ये सर्विसेज भी हो सकता है, इन सब को जो भी चीज दे रहा है, जो भी पर्सन बोरोवर को दे रहा है, वो इस बात का उससे प्रॉमिस लेता है कि भैया तुम मुझे फ्यूचर में पेमेंट करोगे, फ्यूचर में जो भी चीजें हैं वो मुझे पे करोगे। आप बोरोवर उसको प्रॉमिस करेगा और ये वो एग्रीमेंट बनाएगा उसके बाद। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसने कहा कि बैंक डिपॉजिट्स, हाउ मच परसेंटेज ऑफ अ बैंक्स डिपॉजिट डज द बैंक होल्ड एज अ कैश। कि भैया इसने कहा कि बैंक कितना परसेंट पैसा अपने पास होल्ड करके रखता है एज अ कैश जब उसके पास में आता है। इसका एग्जांपल मैंने तुम्हें दिया था, देखो वापस से बताता हूं। मान के चलो कि ये बैंक है, ठीक है, एक एक्स नाम का व्यक्ति था, उसने एक 1 लाख कर दें, चलो 1 लाख रुपीस बैंक में जमा कराएं, 1 लाख रुपीस बैंक में जमा कराएं। अब ये कह रहा है कि आरबीआई की पॉलिसी है कि आपको जो भी आपके पास में पैसा आया है उसका एक पर्टिकुलर जो रेशो है वो आपको अपने पास रखना है और एक पर्टिकुलर रेशो हमारे को देना है। तो वो ये पूछना चाह रहा है कि कितना परसेंट यहां पे आरबीआई के पास रखना होता है एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कौन सा रेशो कहते हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि इस टाइप की परसेंटेज को कौन सा रेशो कहते हैं। हिंट दे रहा हूं, ये आर से शुरू होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, तो ये 15% है, वैसे ये फ्लक्चुएट होता है लेकिन इन ऑप्शंस में सटीक था 15%, ये फ्लक्चुएट होगा फिर कह रहा हूं मैं आपको। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट है कि क्रेडिट फ्रॉम वेयर पुश करता है बोरोवर को एक पेनफुल सिचुएशन में। कहां से पैसा लेना किसी भी बोरोवर के लिए एक पेनफुल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, क्या कॉर्पोरेटिव से, क्या सेल्फ हेल्प ग्रुप से, मनी लेंडर से या बैंक से। तो ऑब्वियसली इनफॉर्मल सेक्टर का कोई भी पर्सन हो उससे पैसा उधार लेना आपको सिचुएशन आपके लिए थोड़ी सी खराब कर सकता है, इसीलिए इसका ऑप्शन जो सी होगा वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है बेटा कि व्हाट आर डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स क्या होती हैं, कि इनमें से 4 ऑप्शन है, चलो ऑप्शन पढ़ते हैं पहले। कि डिपॉजिट्स विद द बैंक कैप्ड फॉर एटलीस्ट 10 ईयर, ये तो फिक्स डिपॉजिट हो गया। दूसरा है कि ऐसे डिपॉजिट्स जो बैंक में आप जमा कराएं और जब आपको जरूरत पड़े तो आप उसको विड्रॉल कर लें, बिल्कुल सही आंसर यही है। डिमांड डिपॉजिट होता है एक तो, और एक आप देखते ही हैं फिक्स डिपॉजिट्स, मैंने आपको बताया था कि एक पर्टिकुलर टाइम स्पेन के लिए आप उसको बैंक में जमा करा देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं कि बैंक में जब आप ज्वेलरी जमा कराते हैं और जब बैंक के अंदर आप लगातार 5 साल के लिए कोई पैसा ब्लॉक कर देते हैं, तो नहीं, ऐसा दोनों में ही नहीं होता। तो राइट आंसर हमारे लिए बी होगा और बी के साथ ही आपको जाना है। नेक्स्ट है कि कौन सा टर्म ऑफ क्रेडिट कंप्राइज ऑफ, इनमें से वो ऑप्शंस बताइए, लास्ट लेक्चर मैंने जो आपको बताए थे द टर्म्स ऑफ क्रेडिट में से जो रिलेट कर रहे हैं, इनमें से कौन सी वो चीज है जो कि क्रेडिट लेते टाइम आपको कहीं ना कहीं मेंशन करनी पड़ती है। क्या ये फिक्स डिपॉजिट है? नो। क्या वोटर आईडी कार्ड है? नो। क्या कोलेट्रल है? यस। कोलेट्रल मतलब गिरवी रखना पड़ता है हमें कोई भी चीज जब हम क्रेडिट लेना चाहते हैं इस दौरान। तो राइट आंसर हमारे लिए होगा बेटा सी, पैन कार्ड की भी कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन या क्रेडिट। क्या रिलेटिव से पैसा लेना, बैंक से पैसा लेना, मनी लेंडर से पैसा लेना, ट्रेडर से पैसा लेना या फिर उधार सामान लेना फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है?
तो इसका आंसर मेरे हिसाब से आपको मिल गया होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी सारे के सारे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। ऑप्शन बी ही है जो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि व्हाई इट इज नेसेसरी दैट बैंक एंड कोऑपरेटिव्स इंक्रीज देयर लैंडिंग्स पर्टिकुलरली इन द रूरल एरियाज। ऐसा क्यों जरूरी है कि बैंक्स एंड कोऑपरेटिव्स को अपना जो पैसा देने का है, वो उधार जो देते हैं वो स्पेशली गांव के अंदर ज्यादा दें, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये लोग गांव में पैसा ज्यादा नहीं देते। उसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर रिस्क फैक्टर जो होता है वो ज़्यादा होता है, साथ ही उनकी जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो इनकम होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम होती है कंपेरेटिवली जो अर्बन एरियाज़ के लोग हैं उनके, क्योंकि उनके पास जॉब अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं होती। तो उसने वही रीज़न पूछा है कि क्यों ज़रूरी है कि वहाँ आप बढ़ाएं। तो फर्स्ट रीज़न है कि जिससे कि रिड्यूस हो जाएगा इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट पे डिपेंडेंसी का होना। ज़्यादा लोग क्योंकि वहाँ पे डिपेंडेंट है इनफॉर्मल सेक्टर के ऊपर क्रेडिट के लिए, तो वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी अगर ऐसा कुछ हो जाता है। तो हाँ, बिल्कुल सही आंसर तो यही है, पहला ऑप्शन पढ़ते ही आ गया, बट हाँ फिर भी ऑप्शन दूसरे भी देख लो। इससे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन अर्बन एरियाज प्रमोट होगा, नहीं तो हमें बढ़ाना ही नहीं है। नेक्स्ट है इससे एक सेकेंड, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कई बार, एक सेकेंड दीजिएगा। नेक्स्ट इसने बताया कि इससे और क्या हो सकता है, तो तुम्हें पता है इससे और क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ने इसने पूछा है, बताया है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आप इनफॉर्मल सेक्टर को कम करना चाहते हैं या फॉर्मल सेक्टर को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको फॉर श्योर रूरल एरियाज में इन लोगों को ज्यादा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। क्या इससे ऐसा हो जाएगा, क्या इससे ऐसा होता होगा कि आप पर्टिकुलरली हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेंगे ना? ये भी नहीं है। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बैंक्स के अंदर इंक्रीज हो जाएगा डिपॉजिट्स? नो, ये भी नहीं होगा। कॉमर्शियल बैंक क्या होता है? जो कॉमर्स का काम करते हैं, ट्रेड का काम करते हैं। तो ये ऑप्शन भी गलत है, आंसर हमें मिल चुका था, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट बेटा, एब्सेंस ऑफ व्हाट इज द वन ऑफ द मेजर रीजंस विच प्रिवेंट द पुअर फ्रॉम द गेटिंग बैंक लोन। इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण से बैंक से लोन लेना पुअर्स के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, लोगों को, गरीब लोगों को पैसा नहीं मिलता? ऐसी क्या चीज है इनमें से कि अगर मेजर रीजन वही है? तो राशन कार्ड मिलता है गरीबों के पास में, तो ये नहीं होगा। कैश मनी अगर हो तो फिर लोन क्यों लेंगे हम? कोलेटरल इज द राइट आंसर, कि इनके पास कोई चीज गिरवी रखने के लिए नहीं होती, सिक्योरिटी के लिए कोई चीज नहीं होती। इसी के कारण से इन लोगों को फॉर्मल जो सोर्स होते हैं उनसे पैसा नहीं मिल पाता। अकाउंट विद द बैंक जीरो बैलेंस पे जीरो होता है, तो जरूरत नहीं है ये भी, तो राइट आंसर ये भी नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन 15 पर आ जाते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसके अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो यूजुअली कौन होते हैं? क्या डिफरेंट स्टेट के होते हैं, डिफरेंट नेबरहुड के होते हैं, वन नेबरहुड के होते हैं, या फिर रिच फैमिली के होते हैं? तो रिच फैमिली तो बिल्कुल नहीं आएगा, डिफरेंट स्टेट्स के भी नहीं आएगा। डिफरेंट नेबरहुड या वन नेबरहुड, इन दोनों के अंदर आप मतलब समझ लेना, डिफरेंट नेबरहुड का मतलब क्या है और वन नेबरहुड का मतलब क्या है। तो जो डिफरेंट वाला है उसका मतलब तो यहां पर हो गया कि बेसिक वो लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूरी पर रहते हैं, ठीक है, उनका जो दूसरे स्टेट के तो नहीं है, बट हाँ उनके बीच में डिस्टेंस है, दूसरे अलग अलग मोहल्ले के लोग नहीं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप वो वाले तो होते ही नहीं है, वो ऐसे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं बाइंड होते हैं विद अ वन पर्टिकुलर, एक कॉमन जो फेथ होता है, कॉमन एक जो रिलेशन होता है उससे, कि भैया एक ही गांव के लोग हैं या पूरी उस किसी मोहल्ले की फीमेल्स हैं। तो ऐसे में ऑप्शन सी सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा हमारे लिए, तो यू मस्ट राइट द ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि जो क्रेडिट एक्टिविटीज हैं ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय। क्रेडिट एक्टिविटी कौन करता है? कॉमर्शियल बैंक्स, क्रेडिट एक्टिविटी ऑफ द कॉमर्शियल बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय। कौन सा वो डिपार्टमेंट है, कौन सा वो ऑर्गेनाइजेशन है जो बैंक्स की कॉमर्शियल बैंक्स की क्रेडिट एक्टिविटीज को सुपरवाइज करता है? क्या वो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट गवर्नमेंट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है? आंसर पढ़ते ही आ जाना चाहिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, मेरे हिसाब से तो यहां तक कोई प्रॉब्लम आपको आई नहीं रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, ये क्वेश्चन हालांकि तुम्हारा पढ़ा हुआ नहीं होगा, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कब सेटअप किया गया था? क्या 1930 था, 35 था, 40 था, 45 था?
तो उस टाइम पर जब रिफॉर्मेशन हो रहे थे, हिस्ट्री के अंदर तुमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है नेक्स्ट क्लास में जाके पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप सीनियर में जाएंगे तो कभी इकोनॉमिक्स लेते हैं इंडिविजुअली, तब आपको पढ़ने को मिलेगा। तो हालांकि ये चीज़ तो तुम जानते हो कि इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 आया था, तो उसी दौरान इन चीज़ों को भी रिफॉर्म किया गया था। तो ये चीज़ भी उसी ड्यूरेशन में आई थी। तो डायरेक्टली आप इसमें आंसर लगा लीजिएगा 1935। नेक्स्ट है कि विच बैंक वॉज मर्ज्ड विद पंजाब नेशनल बैंक इन द ईयर 1993। सबसे पुराना जो बैंक था, अगर मैं बात करूं सबसे पुराने बैंक्स की, तो पंजाब नेशनल बैंक वन ऑफ देम, ठीक है। सौराष्ट्र बैंक भी था ऐसे तो, और पंजाब नेशनल बैंक बहुत पुराना है। हम जब आज़ादी हमें नहीं मिली थी ना, तब से भी पुराना है पंजाब नेशनल बैंक। सो इसने पूछा है कि 1993 में मर्ज हो गया। मर्ज होने का मतलब होता है कि बैंक का नाम यही रहा, लेकिन इसमें जो दूसरा बैंक है वो जुड़ गया, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक में इनमें से कौन सा बैंक था जो जुड़ गया था? तो हालांकि ये भी जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे बैंक्स की, तभी आप पता कर पाएंगे इसको। तो याद रखें, इसका राइट आंसर होगा द न्यू बैंक ऑफ इंडिया। ये पंजाब नेशनल बैंक के साथ मर्ज हो गया और उसका नाम क्या हो गया? पंजाब नेशनल बैंक। जैसे पहले जो एसबीआई था, उस एसबीआई के बहुत सारे अलग अलग नाम थे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, इस तरह के। तो उसका नाम अब क्या हो गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसे ही मर्ज हो जाना मतलब नाम एक हो जाना, ऐसा। नेक्स्ट है बेटा कि इन अ सेल्फ हेल्प ग्रुप इंपॉर्टेंट डिसीजन जो लिए जाते हैं इन रिगार्ड टू लोन और सेविंग, ये किसके थ्रू लिए जाते हैं? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, बैंक्स के थ्रू या मेंबर्स के थ्रू? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, रिलेट करते हैं मेंबर से, तो ऑब्वियसली मेंबर्स हैव द राइट टू टेक डिसीजंस ऑन द बिहाफ ऑफ देमसेल्फ। तो केवल मेंबर्स ही होंगे जो इस तरह से डिसीजन ले पाएंगे। तो राइट आंसर वुड बी डी, गो विद दैट। क्वेश्चन 20 कहता है द पर्पज ऑफ डिवैल्यूएशंस ऑफ इंडियन रुपी। डिवैल्यू करना मतलब ऐसा होता है ना कि 1 रुपए में पहले इतनी चीज आ जाती थी, आज 1 रुपए में क्या चीज आती है? तो वैल्यू ऑफ द करेंसी जब रिड्यूस हो तो उसका मेन पर्पज क्या होता है? रिड्यूस द इंपोर्ट एंड इंक्रीज द एक्सपोर्ट, इंक्रीज इंपोर्ट, रिड्यूस एक्सपोर्ट, रिड्यूस डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड वैल्यू ऑफ द सर्विसेज इंपोर्टेड, या टू मेंटेन फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब कितना हमारा उधार है, ठीक है, ऐसे समझे। इससे क्या फायदा और नुकसान? जब आप 1 रुपए की कीमत को ऐसे मान लो कि 1 रुपए में आता था कोई एक चीज, 1 रुपए में कोई एक चीज आती थी, आज 1 रुपए में वो या तो आधी आ रही है, या वो एक चीज अगर आपको पूरी लेनी है तो 2 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो ये क्या हो गया? वैल्यू ऑफ करेंसी गिर जाना होता है। तो इसने वही पूछा है कि इससे क्या होता है। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा। इंपोर्ट जो है उसको रिड्यूस करने के लिए भी ये किया जाता है, लेकिन इसमें एप्रोप्रिएट जो आंसर्स की अगर अपन बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑफ कोर्स आप चीजों को इतना महंगा कर दो कि आप इंपोर्ट करना बंद कर दें उसे, लोगों के लिए चीजें इतनी महंगी कर दो कि वो लोग खरीदना थोड़े दिन कम करें, या फिर उसका कंजप्शन जो है वो कम करें। जब कंजप्शन कम होगा तो आपकी जो नीड है वो भी कम शो होगी। ऐसे में आप लोगों से बाहर से जो पेमेंट्स है, मतलब बाहर से जो इंपोर्ट आप कर रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली रोक देंगे। तो एटलीस्ट जितना पैसा आपको बाहर देना है, अब उसके बीच में आप बैलेंस बना पाएंगे। तो इसमें सबसे एप्रोप्रिएट जो आंसर है, या तो आंसर ए है या आंसर डी है, लेकिन आंसर ए से अच्छा ज्यादा आंसर जो है वो डी है, तो आप डी के साथ जाएं। अगर ये इस तरह का बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको देखने को नहीं मिलता तो फॉर श्योर यू नीड टू गो विथ रिड्यूस इंपोर्ट्स एंड इंक्रीज एक्सपोर्ट। अगर ये इंक्रीज एक्सपोर्ट नहीं आता ना तो मैं यहां पर ए चूज करता, लेकिन इंक्रीज एक्सपोर्ट इसका कोई लिंक नहीं होता। लेकिन हां, इससे ज्यादा अच्छा आंसर डी है, सो दैट आई हैव माई आंसर इज डी। तो यू नीड टू गो विद डी अगर मेरी सलाह पे चलो तो। नेक्स्ट भैया कि हमारे यहां पर जो करेंसी को ऑथराइज्ड करता है वो डिपार्टमेंट कौन सा है? करेंसी को कौन ऑथराइज्ड करता है? तो ये चीज़ तुम जानते हो, हमारे यहाँ करेंसी जो है उसको प्रिंट किया जाता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू। इस पे टाइम अपने को ज़्यादा बर्बाद नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोग पैसा बैंक में जमा कराते हैं क्यों? क्या ऑप्शन ए के हिसाब से उन्हें इंटरेस्ट मिलता है? ऑप्शन बी कहता है कि उनका पैसा जो सिक्योर रहता है? ऑप्शन सी कहता है कि मनी को यूज किया जा सकता है कंट्री के डेवलपमेंट में? और ऑप्शन डी ये कहता है कि वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस।
तो ऑप्शन सारे ही सही हैं, तो इसमें ऑप्शन डी के साथ जाओ कि ए, बी, एन, सी एंड डी सारे ही ऑप्शन सही हैं कि बैंक के पास में पैसा आएगा तो डेवलपमेंट में वो पैसा लगाएगा। बैंक के पास में जब पैसा रखा हुआ है तो ऑब्वियसली वो गवर्नमेंट को भी पैसा देगा उधार। हाँ, ऐसा भी होता है, याद रखना कि बैंक जो है वो गवर्नमेंट को भी उधार पैसा देता है। ठीक है, ये याद रखें आप। तो इसमें डी आंसर बिल्कुल सही होगा। IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंडियन मॉनेटरी फंड या इंडियन मॉनेटरी फोर्स। तो इसका आंसर है बेटा ये UN, यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है, और इस ऑर्गन का जो मेन इंटेंशन है वो है दुनिया की सारी करेंसीज के बीच में एक तरीके का तालमेल बैठाना। और इसका मतलब है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इंटरनेशनली जितनी भी करेंसीज एग्जिस्ट करती हैं उनके बीच में हम एक कोऑर्डिनेशन बैठा सकें, बना सकें। नेक्स्ट है कि बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट्स टू, कि बैंक उनके पास में जो पैसा है अभी उसका सबसे ज्यादा काम वो मतलब क्या चीज में करते हैं, उसको कहां वो यूज करते हैं? कि वो अपने पास में रखते हैं एज अ रिजर्व, अपने सैलरीज या एक्सपेंसेस को पैचअप करते हैं, या फिर वो रिनोवेट करते हैं, बैंक के एक्सपेंडिचर्स कॉप अप करते हैं, या फिर वो लोन देते हैं। तो ऑफ कोर्स बैंक अपने पास ज्यादा पैसा नहीं रखता, अपने पास तो बहुत ही लिमिटेड रखता है, बाकी वो लोन में दे देता है या फिर कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता है। तो ऊपर वाले तो सारे गलत हैं, ये आंसर बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन 25 कहता है फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन इंक्लूड करता है लोन कहां का? फॉर्मल इसने पूछा है तो फॉर्मल ऑफ कोर्स ए तो मुझे दिख रहा है और बी गलत है, सी मुझे दिख रहा है करेक्ट। तो ए एंड सी कहीं है क्या? बिल्कुल ए एंड सी मेरे को दिख रहा है डी ऑप्शन में, तो आंसर डी इज द राइट वन। नेक्स्ट है एक्सेस में सप्लाई करो आप मनी की विल नॉट इंक्रीज इन्फ्लेशनरी प्रेशर इफ द कंट्री, के एक्सेस सप्लाई ऑफ मनी, पैसा लोगों के पास ज्यादा आ गया और इससे कोई अननेसेसरी का महंगाई पे इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, सिर्फ तब कब कि जब आप डिमांड फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज, कि जब डिमांड बढ़ने लग जाए, लोगों के पास में ज्यादा पैसा आ गया, आपकी महंगाई जो है महंगाई भी उसी लेवल पे बढ़ रही है। तो इसने कहा कि कंट्री के ऊपर फर्क कब नहीं पड़ेगा, महंगाई पे फर्क कब नहीं पड़ेगा? तो ऑप्शन ए कहता है कि उस टाइम पर डिमांड नए गुड्स की, अलग गुड्स की बढ़ जाए, सर्विसेज इंक्रीज या दूसरी कोई सर्विस इंट्रोड्यूस हो जाए। ऑप्शन ए तो ये था। दूसरा कि जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाए। ऑप्शन सी कहता है कि टैक्स जो रेट्स हैं उसको थोड़ा डिक्रीज कर दिया जाए या फिर इंटरेस्ट को डिक्रीज कर दिया जाए। तो बात समझो ऐसी, इन्होंने कहा कि आप सबके पास में पहले जिसके पास में मतलब ए है, ए के पास में पहले 100 रुपए थे, अब उसके पास में 1000 रुपए हैं। नाउ ए हैज 1000 रुपीज। ए को जो चीज पसंद थी उसकी वैल्यू थी 10 रुपए। इसने कहा कि पहले 100 रुपए थे उसके पास और 10 रुपए की चीज उसको पसंद थी, अब उसके पास में 1000 रुपए और 10 रुपए की चीज उसको पसंद है। तो इसने कहा कि कैसे रोकोगे कि 10 रुपए की चीज बढ़े ना, महंगी ना हो, क्योंकि हम जानते हैं कि जब लोगों के पास पैसा आता है तो लोग ज्यादा खर्च करते हैं और ज्यादा खर्च करने से ऑटोमेटिकली वो महंगाई को इन्वाइट करते हैं। तो इसने बोला है कि कैसे आप कहोगे कि 100 रुपीज की जगह 1000 हो जाए और ये जो रेट है वो ज्यों की त्यों रहे, बढ़े ना, महंगाई ना बढ़े। तो इसमें सबसे सही आंसर है कि अगर दूसरे कोई डिफरेंट गुड्स हैं इसकी और वो जाए ना, 1000 के अंदर है वो तो किसी 1000 रुपए वाली चीज की तरफ वो अगर पहुंच जाता है तो महंगाई पे कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। कि वो किसी दूसरे गुड्स की तरफ पहुंच जाए, साथ ही साथ किसी दूसरी सर्विस को अगर आप इंक्रीज कर देते हो तो फॉर श्योर महंगाई पे फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज सारे लोग ये 1000 वाले ही हैं और 10 रुपए की चीज पसंद कर रहे हैं तो फॉर श्योर ये 10 रुपए वाली चीज को 100 रुपए होते हुए टाइम नहीं लगेगा। जैसे एग्जाम्पल दे सकता है कोई भी, पेट्रोल का कोई ऑल्टरनेटिव हमारे पास नहीं है, इसलिए अगर वो 1000 रुपए का भी बेचेंगे तो बहुत सारे लोग होंगे जो 1000 का भी भराने को मजबूर होंगे क्योंकि उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इसीलिए जो चीज 70 रुपए की थी आज अगर वो 115 रुपए की है तब भी पीपल आर टेकिंग दैट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक गिव द क्रेडिट टू द कॉमर्शियल बैंक। इसने कहा कि जो सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है वो कौन सा रेट ऑफ
इंटरेस्ट मतलब रेट ऑफ रेशो है, कौन सा रेशो है बेसिकली वो। सेंट्रल बैंक का मतलब हमारे यहां पर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसने पूछा है क्या वो बैंक रेट है, क्या वो इंटरेस्ट रेट है, क्या वो कैश रिजर्व रेशो है, या स्टेशनरी लिक्विड रेशो है, लिक्विडिटी रेशो। तो इसमें से शायद ये चीज आपको पता नहीं होगी, तो डायरेक्ट बताना पड़ेगा मुझे। देखो दो चीजें होती है, एक तो होता है आपके पास में जो आरबीआई है वो बैंक से क्या करता है, वो बैंक से एक कुछ मतलब जो अमाउंट होता है वो अपने पास में रखता है। क्यों रखता है? एज अ सिक्योरिटी, ठीक है। तो उसको कहा जाता है RDR, ठीक है, रिजर्व डिपॉजिट रेशो। और अगर कई बार ऐसा होता है कि जो आरबीआई है ना, आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को एक तरीके से लोन देता है, पैसा देता है उनको, तो वो उससे पैसा लेगा, इंटरेस्ट लेगा। तो जो इंटरेस्ट लेगा ना वो होगा बैंक रेट, जो वो बैंक को उधार दे रहा है। तो जिस रेट पर, जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देगा तो उसको बैंक रेट कहा जाएगा, ठीक है। तो आंसर ए वुड बी राइट वन। नेक्स्ट है मॉनेटरी मेजर्स टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, कि महंगाई को अगर आपको रोकना है तो कौन से तरीके हैं मेजरमेंट से जो अडॉप्ट करोगे आप। तो क्या रिड्यूस करोगे पब्लिक एक्सपेंडिचर्स को, इंक्रीज करोगे कैश रिजर्व रेशो, या इंक्रीज करेंगे आप टैक्सेस को, या फिर सरप्लस बजट को। इनमें से मॉनेटरी मेजर्स ऑफ द कंट्रोल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को अगर आपको कंट्रोल करना है, यह हालांकि कंसेप्ट थोड़ा सा तगड़ा वाला है, तुम्हें बताना पड़ेगा मुझे, इसको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। एक छोटा सा इसके लिए मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, उसके अंदर ये चीज जरूर समझाऊंगा मैं आपको कि महंगाई को कंट्रोल करने में आरबीआई का क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, जरूरी है। छोटा सा बनाऊंगा 5-10 मिनट का, तो आपको समझ में आ जाएगा। बेटा ये होगा आपका कैश रिजर्व रेशो, CRR, ठीक है। इसको याद रखना आप, CRR क्या होता है वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो थोड़ा सा कंसेप्ट बड़ा है। तो ये याद रखें आप, CRR के हिसाब से जो आरबीआई होता है वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में अपना जो रोल होता है वो निभाता है। इंडिया की जो करेंसी है वो कौन इशू करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो तुम्हें पता ही था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और नेक्स्ट है कि हमारे यहां पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिमोनेटाइजेशन किया था, उसकी डेट क्या थी? तो 8 नवंबर थी, तो तुम्हें जानते ही हो, तो 8 नवंबर, 8 ऑफ नवंबर 2016। तो ये था हमारा मनी एंड क्रेडिट, इंपॉर्टेंट चैप्टर था और अच्छा सिंपल सा चैप्टर था, आपने कर लिया इसको कंप्लीट। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछना है आपको कमेंट बॉक्स में। और ये वाली चीज मैं बताऊंगा, इट्स माय प्रॉमिस, इंटरेस्टिंग भी है, आपको अच्छा भी लगेगा जान करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए चैप्टर के साथ में और आपके नए कुछ डाउट्स के साथ में। इफ यू हैव देन यू विल सेंड टू अस ऑन द टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप। थैंक यू सो मच।